कि हमें पता है कि हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात अगर हम करें तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट बेसिकली है हमारे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को अच्छे से मैनेज करने के लिए, राइट। और ऑपरेशंस का मतलब है जो भी प्रोसेसेस, जो भी काम, जो भी एक्टिविटीज हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या किसी भी सर्विस को ऑफर करने के लिए फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो सारे हमारे ऑपरेशंस का पार्ट है, इंक्लूडिंग द आफ्टर सेल्स और आफ्टर सर्विस एक्टिविटीज, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे ऑपरेशंस का ही पार्ट है। ऑपरेशंस को मैनेज और कंट्रोल करना कॉस्ट कंट्रोल के एंगल से बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट नाउ हम देखते हैं कि अगर हम खाली कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट के कैलकुलेशन की बात करें तो बात नहीं बनती है, क्योंकि हमारा जो है बहुत ही आप ऐसे कह सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर है। और इस केस में कंपटीशन को बीट करने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि आपके जो कॉस्ट हैं और प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हों। और प्राइसेस आपके कॉम्पिटिटिव बेटा जब ही होते हैं जब आप अपने कॉस्ट को कॉम्पिटिटिव रख पाते हैं, कॉस्ट एडवांटेज ले पाते हैं, और उसके लिए आपको कॉस्ट को मैनेज और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जहां पर आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट मदद करता है। तो 70 मार्क्स का बच्चे ये पार्ट है टोटल पे। जो है हमारा सब्जेक्ट का नाम है ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड 70-30 का रेशियो है, 70 फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड 30 फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आज हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आज जो पहला टॉपिक मैं आपसे शेयर करूंगा दैट इज असाइनमेंट टेक्निक्स। नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि असाइनमेंट टेक्निक है क्या। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं बेटा कि असाइनमेंट टेक्निक आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग, असाइनमेंट टेक्निक का मीनिंग क्या है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मीनिंग के असाइनमेंट टेक्निक is a procedure used for solving special kind of linear programming problems having one-to-one relationship। तो असाइनमेंट टेक्निक अगर बात करूं तो ये मीनिंग जो है ये 3 हिस्सों में हमने बांटा है। असाइनमेंट टेक्निक इज अ प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ प्रोसीजर, टेक्निक है किस लिए, यूज फॉर सॉल्विंग स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि इससे हम स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, राइट। ठीक है। और उसके बाद क्या है, हैविंग वन टू वन रिलेशनशिप। द थर्ड पॉइंट इज हैविंग वन टू वन रिलेशनशिप। तो असाइनमेंट टेक्निक में हमें 3 चीजें, इट इज अ प्रोसीजर दैट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैविंग वन टू वन रिलेशनशिप। जब बच्चों हम ये बात करते हैं कि असाइनमेंट टेक्निक लीनियर प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक है, एक वैरायटी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि हमारे को ऑपरेशंस मैनेजमेंट में लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या काम है और लीनियर प्रोग्रामिंग आखिरकार है क्या चीज, लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, राइट। तो जैसा कि हमने कहा कि हम अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं बेटा, और जब हम अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है रिसोर्स का एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन। और रिसोर्स एलोकेशन जब बहुत जरूरी हो जाता है जब की फैक्टर्स होते हैं या रिसोर्सेज लिमिटेशन में होते हैं, राइट। यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, और लिमिटेड अवेलेबिलिटी में हमको रिसोर्सेज का इस तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है ताकि हमको बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिल सके। यानी कि अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करके कॉस्ट को कम से कम लाया जाए, और रेवेन्यू या प्रॉफिट की बात करें तो इस तरीके से रेवेन्यू और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, राइट। तो आई होप इतनी चीजें हमें समझ में आ रही हैं कि व्हाई रिसोर्स एलोकेशन इज इम्पोर्टेंट, एंड व्हेन वी आर डूइंग अ प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, जब हम रिसोर्स एलोकेशन के प्रोसेस को कर रहे हैं तो उस दौरान बहुत सारी चीजों को ध्यान देना जरूरी होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है।
और रिसोर्स एलोकेशन के टाइम हमारे लिए दो टेक्निक्स काम आती हैं। एक टेक्निक है की फैक्टर एनालिसिस, जो आपने पढ़ा है मार्जिनल कॉस्टिंग के दौरान। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप पढ़ते हैं कि फैक्टर एनालिसिस, वहां पर रिसोर्स एलोकेशन का काम होता है। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है बच्चे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग हमें ऑपरेशंस मैनेजमेंट में पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली इस फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट। असाइनमेंट जो है वो सबसे छोटा मेंबर है। तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें, हम सबसे पहले छोटे मेंबर से स्टार्ट करेंगे, असाइनमेंट से। लीनियर प्रोग्रामिंग में रिसोर्स एलोकेशन की बात है। मार्जिनल, यूं तो बच्चे जैसा बोला मार्जिनल कॉस्टिंग में भी हम की फैक्टर एनालिसिस करते हैं और की फैक्टर प्लानिंग करते हैं, पर जब हम की फैक्टर प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमारे लिए हेल्पफुल है जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक की फैक्टर है। एक की फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, एक रिसोर्स को एलोकेट करना है। जस्ट इन केस फॉर एग्जांपल कि हम एक प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्लान कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन शेड्यूल बना रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल लेबर आवर्स की लिमिटेशंस है, लेबर आवर्स लिमिटेड है। तो उन लेबर आवर्स को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, ये हम की फैक्टर एनालिसिस में मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। बट जब की फैक्टर्स की संख्या ज्यादा हो जाती है और उनके रिसोर्स के उन रिसोर्सेज के यूसेज भी ज्यादा हो जाते हैं, तब हमारे लिए समटाइम्स मार्जिनल कॉस्टिंग काम नहीं आती। तो हमें एक मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ती है जो हमारे लिए मल्टीपल की फैक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और उस टूल का नाम है बच्चे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल की फैक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, हम मल्टीपल की फैक्टर्स को एलोकेट करने की बात कर रहे हैं, जब उन मल्टीपल की फैक्टर्स या मल्टीपल रिसोर्सेज के यूसेस भी बहुत सारे हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन की और अहमियत देनी है, रिसोर्स एलोकेशन का काम यहाँ पर करना है। तो आई होप यहाँ तक लीनियर प्रोग्रामिंग बेटा थोड़ा सा समझ में आ गया कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। और बात लीनियर प्रोग्रामिंग में जो होती है बेटा, अभी तक हमने समझा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में बात होती है बेटे रिसोर्स एलोकेशन की। हम रिसोर्सेस को एलोकेट करने की बात कर रहे हैं, राइट, रिसोर्स एलोकेशन की बात करें। तो यहाँ पर भी असाइनमेंट में भी बात रिसोर्स एलोकेशन की ही है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही हम सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। हम अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, इस टेक्निक के थ्रू, और यहाँ पर हम रिसोर्सेज की एलोकेशन ही करने वाले हैं। बट यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी जिसमें 1 to 1 का रिलेशनशिप होगा। ये क्या है, तो इसको पढ़ने के लिए हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि असाइनमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक एंड ओनली special kind of linear programming problems can be solved with the help of this problem. सर किस बुक से सर आप पढ़ा रहे हो सर? बच्चे ये मेरे नोट्स हैं, राइट, सर आपके ठीक सर है, नोट्स हो? हाँ ये मेरे नोट्स हैं और उसमें से पढ़ा रहा हूँ मैं। और अगर आपको इनकी रेफरेंस चाहिए होगी तो मैं आपको दे दूंगा, राइट। कौन बोल रहे हो बेटे? व्हाट्स योर उज्जवल गुड नेम? उज्जवल उज्जवल सर, उज्जवल, उज्जवल। उज्जवल, समझ आ रहा है बेटा? यस सर, यस सर। ओके, तो इफ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन आस्क, राइट। ओके तो तो हम बात कर रहे हैं स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, राइट, ठीक है, जो सॉल्व की जा सकती हैं। और ये स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या है? वर्क असाइनमेंट, राइट, वर्क असाइनमेंट या जॉब एलोकेशन, राइट। अब जॉब एलोकेशन की टेक्निक है असाइनमेंट, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो। असाइनमेंट का मतलब बच्चे सिंपल सा है कि किसी को कोई टास्क असाइन करना, राइट, किसी को कोई काम असाइन करना, ठीक है। तो जब हम असाइनमेंट की बात करते हैं तो असाइनमेंट में रिसोर्स एलोकेशन है, और यहाँ पर हम टास्क को असाइन करने की बात कर रहे हैं। यानी कि असाइनमेंट का अगर सीधा साधा मतलब मैं बात करूं तो असाइनमेंट में हम करेंगे, वी आर हैविंग डिफरेंट टास्क, राइट, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग डिफरेंट वर्कर्स। तो असाइनमेंट है टास्क की वर्कर्स को, राइट, कि हम किस तरीके से
सूटेबल वर्कर को सूटेबल टास्क एलोकेट करें ताकि काम करने की कॉस्ट जो है वो कम से कम आए, राइट। क्योंकि आपको पता है कि ऑपरेशंस में वर्क एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक वर्कर की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, हर एक वर्कर अपने आप में स्पेशलाइज्ड होता है किसी ना किसी चीज को लेकर के। और अगर हम स्पेशलाइजेशन के थ्रू काम एलोकेट करें तो ऑब्वियसली काम को हम अच्छे तरीके से कम कॉस्ट पर बेहतर रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। और इस केस में काम को एलोकेट करना बेहद आसान है, राइट। कि जी हमें पता है कि स्पेशलाइजेशन है एक वर्कर की, उसे वो काम दे दो तो हमें लगेगा कि यार इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्पेशलाइज्ड वर्कर को स्पेशलाइज्ड काम एलोकेट कर दो, काम कोई दिक्कत ही नहीं है। बट बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या अराइज होती है कि वी आर हैविंग मल्टीपल नंबर ऑफ वर्कर्स, राइट। इफ आई से कि मेरे पास कुछ वर्कर्स हैं, राइट, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास कुछ वर्कर्स हैं और ये वर्कर्स को मैं कोडिंग कर देता हूँ W1, W2, W3 एंड W4, राइट। सो मेरे पास कुछ 4 वर्कर्स हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम मेरे पास उन चारों वर्कर्स के लिए 4 जॉब्स भी हैं या 4 काम भी हैं, राइट, ठीक है। तो इन जॉब्स की भी हम कोडिंग कर देते हैं J1, J2, J3, J4. Right now you can see the problem in the form of a matrix. This matrix tells us कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि स्पेशलाइज्ड सारे ही हैं, राइट। यानी कि हर वर्कर हर एक काम को कर पाने में कैपेबल है, राइट। इफ आई से कि मेरे को जॉब 1 किसको देना है, देन एवरी वर्कर from W1 to W4 is capable of doing job 1, right. In the same lines, all the workers are capable of doing job 2, job 3, job 4 respectively, right. यानी कि every worker can do every job. So there is a problem कि which job is to be allocated to which worker, just because कि हर worker हर job कर सकता है। but यहाँ पर हमारे लिए क्योंकि प्रॉब्लम है कि जी कौन से वर्कर को कौन सी जॉब देनी है, तो यहाँ पर हमारे लिए काम आसान किया गया। अगर मैं इस मैट्रिक्स की एक हेडिंग दूं और इस मैट्रिक्स को मैं बोलूं कि ये मैट्रिक्स है कॉस्ट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को मैं एक नाम दे देता हूं बेटा, और इस मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं बेटा कॉस्ट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है कॉस्ट मैट्रिक्स, राइट। कॉस्ट मैट्रिक्स का मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंट वर्कर्स डिफरेंट जॉब्स को जिस कॉस्ट पर कर सकते हैं वो दिया होगा। यानी कि इफ आई एलोकेट job 1 to worker 1, what will be the total cost will be given here, right। कि कितने रुपए लग जाएंगे अगर जॉब 1 वर्कर 1 करता है। सिमिलरली अगर जॉब 1 को वर्कर 2 को दिया जाए तो कितने रुपए लग जाएंगे, जॉब 1 को वर्कर 3 को दिया जाए, जॉब 1 को वर्कर 4 को दिया जाए। एंड सिमिलरली फॉर ईच एंड एवरी वर्कर कि जॉब 2 को वर्कर 1 को दिया जाए तो कितने रुपए लगेंगे, वर्कर 2, वर्कर 3, वर्कर 4। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉब्लम एक मैट्रिक्स की शक्ल ले लेगी, राइट। तो यहाँ पर हमें मैन पावर एलोकेशन का काम आ गया कि हमें मैन पावर को या रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। हेंस इट इज अ पार्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, राइट। कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का पार्ट है, असाइनमेंट टेक्निक इज अ पार्ट और you can say extension of linear programming problems, just because we are allocating the manpower or resources in this problem or in this technique, right. And the second one thing is कि specialized kind of problems इससे solve हो सकती हैं। तो specialized kind of problem की अगर मैं बात करूं बेटा तो वो कौन सी problems हैं, वो हैं जहां पर हमें वर्क एलोकेशन करना है और उस प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम ये है कि सारे वर्कर्स सारे जॉब्स को कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और कि जहां पर एक चीज बोली गई थी 1-to-1 रिलेशनशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक प्री कंडीशन समझ लो कि असाइनमेंट टेक्निक उन्हीं प्रॉब्लम्स में लगाई जा सकेगी जहां ये कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी, राइट। 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब है although every worker is capable of doing each job, but when we are going to allocate the jobs, the allocation will be in such a way that a single worker will get a single job, right.
यानी कि एक वर्कर को ही एक जॉब मिलेगी। कभी भी हम एक जॉब पर दो वर्कर्स को एलोकेट नहीं करेंगे और कभी भी दो जॉब्स के दो या दो से ज्यादा जॉब एक वर्कर को असाइन नहीं करेंगे। यानी कि वेयर इट इज अ प्री कंडीशन, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है कि जॉब एलोकेशन जो हो वो इन सच अ वे हो कि एट द एंड वन वर्कर विल बी असाइंड अ सिंगल जॉब ओनली, राइट। किसी एक वर्कर को एक ही जॉब देनी है एट अ टाइम। हमें दो जॉब्स पर एक वर्कर भी एलोकेट नहीं करना और ना ही दो वर्कर्स को एक जॉब पर लगाना है। तो जहां पर ये प्री कंडीशन होगी वहां पर हम असाइनमेंट मॉडल यूज करेंगे। अगर, क्योंकि नॉर्मली ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि हमें एक से ज्यादा वर्कर्स को एक जॉब पर लगाना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हम एक से ज्यादा जॉब्स एक वर्कर को दे दें। तो हम उस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि वो चीज हो ही नहीं सकती है, वो चीज हो सकती है। बट अगर वो चीज एग्जिस्ट करेगी तो हम ये कह रहे हैं कि असाइनमेंट टेक्निक अप्लाई नहीं होगी। इन दैट केस हम दूसरी टेक्निक की तरफ जाएंगे, हम इसके बड़े भाई यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग का सहारा ले सकते हैं। पर असाइनमेंट टेक्निक सिर्फ वहीं लागू होगी जहां पर प्री कंडीशन हो कि हमें एक वर्कर को एक जॉब ही देनी है, राइट। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है कि असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आई होप ये हमें यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर तीन मेन पॉइंट है। एक लीनियर, ये पहला पॉइंट है कि लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक का एक्सटेंशन है। दूसरा पॉइंट है कि स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पर वर्क असाइनमेंट हो वही सॉल्व की जा सकती है। और तीसरा पॉइंट है कि 1-to-1 रिलेशनशिप का होना मैंडेटरी है, राइट। अगर यानी कि यहाँ ये उन्हीं प्रॉब्लम्स पर लगेगी टेक्निक जहां पर 1-to-1 का रिलेशनशिप हमें रखना है, राइट। तो इसके आगे यही चीज लिखी हुई है, यही चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट वी एग्जैक्टली डू इन असाइनमेंट टेक्निक। सो विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल आई एक्सप्लेन्ड यू कि हमें करना क्या है। देन ऑब्जेक्टिव, while we are discussing objective of the technique, so we are doing the task of work allocation in this technique। और वर्क एलोकेशन शुड बी डन इन सच अ वे कि हमारा काम करने का जो कॉस्ट है वो सबसे कम आए, कम से कम कॉस्ट पर सारे काम हो जाएं या कम से कम रिसोर्स के यूटिलाइजेशन पर सारे काम हो जाएं। और वी कैन टॉक अबाउट द प्रॉफिट्स आल्सो कि हमारे काम करते टाइम प्रॉफिट्स जो है वो सबसे ज्यादा आए, राइट। सो वी कैन आइदर हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ minimizing the cost or utilization of resources, or we can have the objective of you can say maximizing the profits, right। तो हमारे पास ये जो है हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाँ जी, कोई बोल रहा है बेटा? इसका, हाँ मैं पंकज बात कर हाँ रहा हूँ। या इसका कोई आप मैथमेटिकल एग्जांपल समझाओगे अभी? हाँ, मैथमेटिक्स की तरफ जा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन करेंगे, वो राइट। मैट्रिक्स जो है उसमें कैलकुलेशंस वगैरह अभी हाँ आएंगी ना वो? हाँ जी, वो सीखना है हमें बेटा, ठीक है। ठीक। राइट नाउ वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग एट ऑल, राइट, एंड व्हाई वी आर डूइंग इट, राइट। Yes. So first two question I'm answering right now, okay, what we are doing right now and why we are doing these things basically, right। तो अब जो है हम चल पड़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, प्रॉब्लम की तरफ। कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को बेटा कैसे समझेंगे, प्रॉब्लम को किस तरीके से समझेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं जो मेरी फाइल्स हैं, जो यहाँ पर पीडीएफ्स हैं, उनको फ्लिप करता जाऊंगा। एक बारी क्वेश्चन, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसेस, ठीक है, राइट। तो पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर साथ साथ प्रोसेस की तरफ बढ़ते जाएंगे, राइट। प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आए तो आप अनम्यूट करके अपने आप को और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो हम अब चलते हैं सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम की तरफ। तो ये बेटा हमारी प्रॉब्लम है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारी ये है। इस प्रॉब्लम की हेडिंग डाल रखी है बैलेंस्ड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन हैव, इनके बारे में भी हमें बात करनी है। पहले तो हम सिंपल अपनी प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं कि क्या हमारे पास ये प्रॉब्लम किस तरीके से आने वाली है, राइट। So you can see we are having four operators P, Q, R and S available to a manager who has to get four jobs Y, X, W, X, Y, Z
डन बाय असाइनिंग वन जॉब टू ईच ऑपरेटर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताया गया कि जी मेरे पास 4 वर्कर्स हैं PQRS, जिनसे हमें 4 जॉब्स करानी है WXYZ, और ये भी बोल दिया गया बाय असाइनिंग वन जॉब टू ईच ऑपरेटर, यानी कि इस लाइन से हमें पता चल गया कि बेटा असाइनमेंट का क्वेश्चन आ गया है, एक बंदे को एक टास्क देनी है और 4 बंदे हैं और 4 टास्क हैं, राइट। देन द टाइम नीडेड by different operators for different jobs are given in the matrix below in minutes, यानी कि यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, जिस रिसोर्स के एलोकेशन की बात की गई है, दैट इज टाइम, और हमें दिया गया है टाइम मैट्रिक्स इन मिनट्स। टाइम मैट्रिक्स जो मिला है हमें किस में मिला है, मिनट्स में मिला है, राइट। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें कि ऑपरेटर P कैन डू जॉब W in 12 minutes, राइट, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करें, देन एट द सेम टाइम ऑपरेटर Q कैन डू जॉब W at 14 minutes and operator R can do the job W in 6 minutes and for operator S it is 8 minutes and time for every job for every operator is given in the matrix, right। तो अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि सब लोग सारे काम कर सकते हैं, then how to allocate the work in such a manner कि काम करने में टाइम सबसे कम लगे और काम भी सारे हो जाएं, राइट। तो यही नीचे उसने पूछा है कि how should the manager assign the job so that the total time needed for all jobs is minimum, right। तो यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है कि क्वेश्चन जो है हमने देख लिया है कि क्वेश्चन में 4 ऑपरेटर्स हैं, 4 जॉब्स हैं, जिनका टाइम रिक्वायर्ड जो है मैट्रिक्स की शेप में दिया हुआ है, एंड वी आर रिक्वायर्ड कि भाई आप इसको जॉब्स को एलोकेट कर दो, ऐसे कर दो कि जी काम करने में जो टाइम है वो कम से कम लगे। तो अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो बच्चे जहां तक मैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में कुछ टेक्निक्स की बात करूंगा, तो कुछ टेक्निक्स जो है वो मैथमेटिकल हैं, राइट। क्योंकि मैथमेटिक्स का काम क्या है कि हमारी रूटीन लाइफ की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल में कन्वर्ट करके उसके सॉल्यूशन देना, राइट। तो यहाँ पर असाइनमेंट भी समहाउ थोड़ी बहुत मैथमेटिकल टेक्निक आपको लगेगी, प्रोसीजरल टेक्निक लगेगी कि जहाँ पर हम स्टेप्स को अप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं, और उसको अप्लाई करने के बाद हम जो है रिक्वायर्ड आंसर ले रहे हैं, राइट। तो शुरुआत में आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है, और आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको प्रोसेस माइंड में अच्छे से आ जाए। और धीरे धीरे जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो हम इनकी कॉन्सेप्ट और लॉजिक्स की तरफ भी बढ़ेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, राइट। तो पहले हम प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस में सबसे पहले पहली चीज फ्लो चार्ट में हमने लिखी है बेटा स्टार्ट, कि आपको प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है और स्टार्ट करते टाइम आपको आइडेंटिफाई करना है। स्टार्ट करते टाइम क्या होगा, आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। किस चीज का आइडेंटिफिकेशन होगा बेटा, कि प्रॉब्लम असाइनमेंट की है या नहीं। क्योंकि जब आप सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स भी लगभग इसी तरह मैट्रिक्स के फॉर्म में आती हैं, और कभी कभी तो इस तरह की कंफ्यूजन वो क्रिएट कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि असाइनमेंट से करना है क्वेश्चन को या ट्रांसपोर्टेशन से करना है, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये अश्योर करना है कि 1 to 1 के रिलेशनशिप के साथ असाइनमेंट की प्रॉब्लम आपको दी गई है। then you need to ask a question from yourself. What the question will be, the either or is the problem of minimization, we are provided with the minimization problem or maximization problem. Just because we discussed that we can have two objectives, either minimizing the utilization of resources, and or we can also have the objective of maximizing the total revenue or profit, right। तो हमें minimization problems को identify करना है। so इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि उसका भी प्रोसेस है, एंड दैट प्रोसेस आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर यस है
तो भी हमारे पास आगे बढ़ने का ऑप्शन है कि अगर यस है तो आपको सीधे ही चलना है बिना कुछ सोचे समझे, और अगर नो है तो आपको कुछ करना है। जैसे आपने यहाँ पर कन्वर्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि when the answer is no then you need to apply additional steps, right? तो अभी हम सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं जहां पर सारे नो है, किस चीज के लिए नो है ये? no is for the problem is minimization or not, right? This is a question, right? This is a question, you need to ask the question कि बेटा प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है या नहीं है। आंसर क्या हो सकता है? हाँ मिनिमाइजेशन की है। आंसर क्या हो सकता है? नहीं मैक्सिमाइजेशन की है, राइट? आप समझे बेटा? We are talking firstly about the minimization. यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। ठीक है, तो अगर हमें आंसर यस में मिलता है कि हाँ बच्चे प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, अभी हम मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? तो अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर यस में मिलता है कि हाँ प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, देन वी विल मूव फर्दर, राइट, टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया है। कोई बोलेगा बेटा एक बारी बता दो यहाँ तक का प्रोसेस समझ आया है? यस सर। ओके ठीक है, तो यहाँ हम अपने क्वेश्चन में इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो मिनिमाइजेशन की है। तो बच्चे बताओ क्या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है? कोई बोलेगा? हेलो? यस सर, मिनिमम है, मिनिमम लास्ट में लिखा मिनिमम है ना, कि Yes, sir. टाइम के यूटिलाइजेशन को हमें कम से कम करना है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हमें यस में मिल गया कि यस दी प्रॉब्लम तो मिनिमाइजेशन की है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमें पूछना है अपने आप से वो है बैलेंस। क्या ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड है? यहाँ पर बच्चे बैलेंस्ड का मतलब क्या है? व्हेन आई टॉक अबाउट बैलेंस, तो और यू कैन से मेंटेनिंग वन टू वन रिलेशनशिप, इट इज वेरी नेसेसरी कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ जॉब्स हैं नंबर ऑफ वर्कर्स भी उतने ही हो। अगर हमारे पास जॉब्स ज्यादा हैं और वर्कर्स कम है तो 1 to 1 का रिलेशनशिप मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट? क्योंकि अगर 1 to 1 का रिलेशनशिप मेंटेन करना है और वर्कर्स ज्यादा है जॉब कम है तो हमें एक वर्कर को खाली बिठाना पड़ेगा कि जी नहीं वर्कर 1 to 1 का रिलेशनशिप मेंटेन करना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हमारे पास जॉब ज्यादा है और वर्कर कम है, 1 to 1 का रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कोई एक जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम हमारे साथ आ सकती है, पर अभी के लिए हम ये सोच रहे हैं, हम उन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं जहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि बैलेंस्ड का मतलब है नंबर ऑफ वर्कर्स is equal to jobs. इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स, राइट? ठीक है, बैलेंस का मतलब है नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स। इफ द आंसर इज यस देन यू कैन मूव फर्दर, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नो नहीं होगा, कभी कभी नो भी होगा। और अगर नो होगा तो हमें क्या करना है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। दैट्स व्हाई इफ यू कैन सी हियर क्वेश्चन में बच्चे अगर आप देखो तो क्वेश्चन में जो हेडिंग डली हुई है वो क्या डली हुई है? बैलेंस्ड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, राइट? Right now we are discussing the problems those are balanced as well as with minimization objectives, right? ठीक है, चलें आगे। तो ये प्रॉब्लम बैलेंस भी लग रही है बेटा? Yes. बैलेंस्ड है ये क्योंकि इसमें 4 ऑपरेटर्स हैं और 4 जॉब्स जॉब्स हैं। तो Yes. बराबर है। चलो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब प्रोसेस में आगे हमें क्या करना है, ठीक है? तो अभी ये प्रोसेस थोड़ा सा मैथोडिकल लगेगा। मैं शुरू से ही आपको ये बोल के चल रहा हूँ कि शुरुआत में आपको लग सकता है कि प्रोसीजरल है, मैथोडिकल है, थोड़ा याद करने वाला है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जब ये प्रोसेस अप्लाई करना आ जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसके लॉजिक्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप प्रोसेस को समझो, राइट? तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो इसके बाद हमें कुछ एक्शन, 2 क्वेश्चंस का आंसर हमने दे दिया यस के, अब बारी आई है काम करने की। अब हमें कुछ काम करना है और काम करने के लिए दैट इज इनिशियल बेसिक सोल्यूशन। हम कुछ इनिशियली कुछ वर्क कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं काम की, और काम की शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना है? हैव एट लीस्ट 1 0 इन ईच रो एंड ईच कॉलम, राइट? यानी कि हमें कुछ ऐसा काम करना है, कोई ऐसा स्टेप उठाना है जिससे हर एक रो और हर एक कॉलम में कम से कम एक जीरो हो।
यानी कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, देन वी हैव टू अप्लाई सम स्टेप्स जिसके रिजल्ट में हमारी हर रो में कम से कम एक जीरो हो, एक से ज्यादा हो चलेगा, कम से कम एक होना चाहिए, और सिमिलरली हर एक कॉलम में भी कम से कम एक जीरो हो, एक से ज्यादा हो चलेगा, राइट, ठीक है। और इस जहां पर हम इन स्टेप्स को अप्लाई करते हैं तो इन स्टेप्स को बच्चे हम नाम देते हैं रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो वी हैव टू अप्लाई रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस, हमें ये करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस करने हैं। अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं, राइट। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी, ठीक है। तो यहाँ पर रो ऑपरेशंस के स्टेप आ गए कि रो ऑपरेशंस क्या है, राइट। तो अगर आप रो ऑपरेशंस की बात करें, पहले हम रो ऑपरेशंस जानते हैं। रो ऑपरेशन में सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है लोकेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू गिवन इन ईच रो। हर एक रो में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दी गई है उसे आइडेंटिफाई करें। यानी कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स की हर एक रो में जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है, you need to identify that smallest number, right? If I talk about the question, तो I can see कि यहाँ पर जो है, yes, 8 yes बेटा बोलो, 8 8, right। तो Second फर्स्ट रो में 8 है, सेकंड में 11 है, थर्ड में 4 4 है और फोर्थ में 7 है, राइट। तो पहला काम हो गया कि जी हमने सबसे कम वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया। अब दूसरे काम की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा काम क्या है, राइट। दूसरा काम हमें क्या बोल रहा है, देखते हैं दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है। कहता है स्मॉलेस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली, देन डिडक्ट दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ईच रिस्पेक्टिव रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ सच रो, राइट। यानी कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने आइडेंटिफाई करी है उसे रो की हर एक वैल्यू से घटाओ। हर एक का मतलब है उसे खुद से भी घटाना है, राइट। रो की सब वैल्यू से घटाना है, यानी कि पूरी रो में से उस वैल्यू को घटा देना है, राइट, ठीक है। तो क्या करना है हमें, हम वापस से जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे को पता चल गया बेटा 8 है, 8 है मिनिमम वैल्यू। वी नीड टू डिडक्ट द 8 फ्रॉम 12, 4220 from 10 and from 8 itself, right, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, कोई बोलेगा, बताओ। 4 4 220 2 2 और आखिरी में 0। 0, right। So Yes sir. do we able to identify a single zero in this row? yes आ sir गया ना, ठीक Yes है। sir. तो हमें पता चल गया कि जी एक जीरो आ गया। सिमिलरली जब हम ये स्टेप करेंगे तो हर एक रो की सबसे छोटी वैल्यू को उस रो के सारे एलिमेंट्स में से डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास हर एक रो में एक जीरो कम से कम आ जाएगा, और आपका जो आंसर रहेगा उस टाइम वो रहेगा बेटा ये, इस तरीके से आपका ये दिखेगा, राइट। आपको जो सॉल्व करने का तरीका है वो ये है, आपको ये दिखेगा रो ऑपरेशंस के बाद, ठीक है। सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन देंगे तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन करेंगे, सिंस दिस प्रॉब्लम इज अ बैलेंस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो मैट्रिक्स आफ्टर रो ऑपरेशंस विल बी एज अंडर, राइट, ठीक है, समझ गए बेटा, yes sir यहाँ तक ओके है। yes sir तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रो की हर एक रो में जीरो आ गया है, क्योंकि जेड कॉलम ही था वो जिसमें सारे एलिमेंट्स मिनिमम थे, इसीलिए जेड कॉलम के अंडर सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए हैं, राइट। तो यू कैन सी दिस थिंग, Yes yes sir. sir रिलेट कर पा रहे हो। Yes sir. चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमने हर एक रो में तो एक जीरो आ गया, पर हमें दो चीज करनी थी कि हर एक रो में भी एक जीरो चाहिए और हर एक कॉलम में भी हमें एक सिंगल जीरो चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें कॉलम ऑपरेशंस करने चाहिए, राइट। तो कॉलम ऑपरेशंस क्या कहते हैं, कहते हैं बस वही चीज जो रो के साथ करी है वही कॉलम के साथ कर लो, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन में क्या करना है, रिपीट द अबव स्टेप विद कॉलम्स ऑल्सो, ठीक है। यानी कि हर कॉलम का जीरो लेकर के उसे कॉलम के हर एक एलिमेंट से डिडक्ट करना है। बट कॉलम ऑपरेशंस कब लगाने हैं बच्चे, आफ्टर रो ऑपरेशंस, यानी कि जो मैट्रिक्स रो ऑपरेशन के बाद आएगा
उस मैट्रिक्स पर लगाने हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स पर नहीं लगाने। राइट, समझ गए? Yes, sir. तो कॉलम ऑपरेशंस आपको लगाने हैं उस मैट्रिक्स पर जो रो ऑपरेशन के बाद आएगा, और वो है हमारा ये बेटा, ये है हमारा मैट्रिक्स। राइट, तो कॉलम वाइज अगर हम मिनिमम आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पर कॉलम वाइज मिनिमम क्या है बेटा? कॉलम वाइज मिनिमम है फर्स्ट कॉलम में 1, राइट, सेकंड कॉलम में भी 1, 1, थर्ड कॉलम में 2, 2. और जेड वाले कॉलम में तो सब कुछ 0 है, तो इसमें तो 0 ही है, कुछ भी ले लो, कुछ भी नहीं होगा इसका, तो है ना, ये तो ऐसे Yes, ही sir. रहने वाला है। राइट, सर ठीक है कॉलम Yes. वाइज तो 0 मिनिमम हुआ ना सब में। बच्चे, उसको रो बोलते हैं बेटा। कॉलम जो होते हैं वो हमेशा वर्टिकल होते हैं, रोज हॉरिजॉन्टल होते हैं। लास्ट वाला 0 हुआ, इधर वाला 1 1। राइट, ठीक है, तो कॉलम्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं बेटा, खड़े वाले जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, और जो सो रहे होते हैं वो रो होते हैं। राइट ऐसे Yes. याद रहेगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं माइनस। तो माइनस करके वी कैन सी के 1 माइनस करें हम यहाँ पर, तो 4 में से 1 जाएगा 3, फिर 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, देन फिर 0। ठीक है, और फिर 1 0 5 2, देन 0 2 10 0, और ये तो 0 है ही है, इसका कुछ नहीं होता। राइट, तो आर वी एबल नाउ टू गेट अ सिंगल 0 इन एवरी रो एंड एवरी कॉलम? देख Yes, पा sir. रहे हो कि हर एक रो और हर एक कॉलम में एक एक 0 आ गया है? Yes, Yes. sir. आ गया है ना? अब ये आ गया है तो अब हम क्या करें? ठीक है, ये स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट प्रोसेस में, ये स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट कि जी हमने एक सिंगल 0 ले आए। असाइनमेंट में हमने रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस पढ़े। अब हम आगे जाते हैं, अब हमें क्या करना है? राइट, अब हमें, आप कह सकते हो कि एक गेम खेलना है ना, क्योंकि ये प्रोसेस जो है गेम की तरह लगेगा। राइट, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लाइन ऑपरेशंस। ठीक है, इस प्रोसेस का शॉर्टकट नाम है लाइन ऑपरेशंस। राइट, लाइन ऑपरेशंस में क्या करना होता है आपको? ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, कम से कम लाइंस खींचनी है, वेदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जैसी मर्जी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी डायगोनल लाइन नहीं खींचेंगे। राइट, नॉट डायगोनल। ठीक है, या तो आप हॉरिजॉन्टल खींचेंगे या वर्टिकल खींचेंगे। और क्यों खींचनी है? टू कवर मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस को आगे बढ़ा देता हूं अंडर वन लाइन। राइट, अंडर वन लाइन, और all zeros are required to be cancelled। राइट, लाइन के थ्रू हमें कैंसिल करना है हर एक 0 को। ठीक है, यहां तक क्या समझ आया? ये वाला स्टेप समझ आया? कोई एक बारी मुझे एक्सप्लेन करेगा? कोई एक बच्चा बेटा, कौन कौन है? कोई एक बच्चा बोलेगा कि क्या करना है? उज्जवल, उज्जवल Yes, sir. बेटा बोलो, बताओ क्या समझ आया? क्या क्या करना है? Yes, sir. इसमें से बोला है कि सर मतलब मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वेदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब किसी भी तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस खींचने हैं जिसमें मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल 0 होने चाहिए। हाँ, मतलब हमें सारे जीरोस को कट करना है लाइन के थ्रू। ठीक है, Yes, जैसे sir. एक बचपन में गेम खेलते थे ना, ठीक है, उसमें हमें 0 और क्रॉस को काटना होता था। राइट, तो Yes, sir. यहाँ Yes. पर 0 0 काटना है। ठीक है, 0 को काटना है, और कोशिश ये करनी है कि एक लाइन के अंदर मैक्सिमम 0 आए, ताकि नंबर ऑफ लाइंस कम से कम खींचे। तो कम से कम लाइंस खींचते हुए सारे जीरोस को क्रॉस करना है। राइट, तो गेम Yes, है sir. ये। ठीक है, तो कम से कम लाइंस खींचते हुए सारे जीरोस को क्रॉस करना है। कैसे? तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, कैसे करना है ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन है, इसकी तरफ चल पड़ते हैं। और ये हमारा सोल्यूशन आ गया, जहां पर बेटा हमें दिख गया था कि जी ये जो है रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन के बाद आ गया है ना। अब यहाँ पर लाइन ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आपकी हो सकता है आप ज्यादा लाइन खींच सकते हो, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि कम से कम लाइंस में सारे जीरोस कवर करें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना
ऐसे करता हूँ, मैं ये वाली लाइन खींच देता हूँ क्योंकि ये 4 जीरो हैं, एक लाइन में कवर हो जाएंगे, राइट। ठीक है, तो ये हमने क्रॉस कर दिया, लाइन ऑपरेशंस में ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, उसके बाद मुझे फिर से देखना है कि कहाँ मैक्सिमम कर सकता हूँ, तो मैं Yes. ये खींच लेता हूँ, यहाँ पे 2 Yes. जीरोस कवर हो जाएंगे, राइट। ठीक है, ये खींच दिया। उसके बाद और क्या है, अब 2 जीरोस बचते हैं, ये और तो कहीं जीरो है नहीं है, और ये डायगोनल होना नहीं है, लाइन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली खींचेगी। तो अब मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इन दोनों जीरोस को कैंसिल करने के लिए, आई नीड टू ड्रॉ 2 मोर लाइंस, राइट। ठीक है, 2 लाइंस खींचनी ही पड़ेंगी इन 2 जीरोस को कवर करने के लिए, क्योंकि ये कैसे भी एक में नहीं आ रहे, राइट। और कवर मुझे सारे जीरोस करने हैं, तो ये मैंने कर दिया। आपके याद के लिए मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची हैं, 2 वर्टिकल लाइंस खींची हैं, जैसे मर्जी आप चाहो खींच सकते हो, राइट। बट क्राइटेरिया ये है लाइन खींचने का कि कम लाइंस का इस्तेमाल करके सारे जीरोस को क्रॉस करना है, राइट। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बच्चे, लाइन ऑपरेशन? Yes, Yes, sir. sir. तो ये हमने लाइन ऑपरेशंस किए कि हमारा ये कुछ हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या ये थोड़ा गेम सा ही खेल रहे हैं ना, कुछ कुछ ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन के बिल्कुल एंड पर पहुंच चुके हैं। देन ये करने के बाद आपको यू नीड टू आस्क वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ, दिस इज अनदर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, कहता है इफ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब जितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं मैट्रिक्स। ठीक है, सो इफ आई से दिस मैट्रिक्स जो हमारे पास है गिवन है प्रॉब्लम में, इफ आई से अबाउट दिस मैट्रिक्स इज हैविंग अ ऑर्डर ऑफ 4 जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, राइट। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4x4, 4x4. जिसको हम बोलेंगे 4, ऑर्डर 4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, और हमसे ये पूछा गया है कि जितनी लाइन आपने खींची है क्या आपके मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर है। तो नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लेते हैं, कितनी खींची है हमने, 1 2 3 4, 4 लाइंस खींची हैं, राइट। ठीक है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 4 ही है। तो अच्छा, ये पता करना है, तो ये पता करके क्या होगा, आगे प्रोसेस में चलते हैं। कहते हैं अगर ये गैस हो जाए, जो कि नो भी हो सकता है ना, क्योंकि कम से कम लाइन खींचने को बोला था आपको, तो ऐसा हो सकता है किसी मैट्रिक्स में सिर्फ 2 ही लाइंस में काम हो जाए और 4 के ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी में 3 से काम हो जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस में be equal to the order of matrix and they may not be equal to the order of matrix also, right। तो अभी हम सिर्फ yes वाली पॉसिबिलिटी पर विचार कर रहे हैं, कि अभी सिंपलेस्ट बात कर रहे हैं। अच्छा yes ये हो गया, फिर क्या करना है, कहते कोई नहीं, फिर तो फाइनल सोल्यूशन आ गया, बस साइन कर दो, है ना। अब कुछ बच्चे शॉक में आ गए होंगे कि फाइनल सोल्यूशन अभी तो पता ही नहीं चला, टास्क क्या था, कौन से बंदे को कौन सा काम देना है ना, और वो तो Yes. अभी हमने दिया ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ जीरो निकाल रहे हैं और सिर्फ लाइंस खींच रहे हैं, और आप कह रहे हो फाइनल सोल्यूशन आ गया। नहीं, इसमें बच्चे एक स्टेप बाकी है, फाइनल ये इंडिकेशन होती है कि हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो इसमें इसमें जो स्टेप आता है, इसमें इसको हम कहते हैं असाइनमेंट की टास्क या असाइन करना। ठीक है, असाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जिस मैट्रिक्स में, जिस भी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन, जिस मैट्रिक्स में लाइन ऑपरेशंस में करने के बाद नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू आ जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, उसी मैट्रिक्स को दोबारा से रिपीट करना है, दोबारा से नीचे लिखना है फ्रेश। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हम इसे काट देंगे तो यहाँ पर तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो हम इसीलिए इसको फ्रेश दोबारा से रिपीटेडली इसको मैं लिख रहा हूँ, राइट। ठीक है, इसको मैं रिपीट करके लिख रहा हूँ, या अभी रिपीट नहीं करते, इसको हम बाद में देखेंगे। मैं इसको इस वाले मैट्रिक्स को भी इरेज कर देता हूँ, लाइंस को इरेज कर देता हूँ, राइट, तो सो दैट आपको थोड़ा स्टेप समझ में आ जाए। ठीक है, आंसर को बाद में देखेंगे। तो हमने ये इरेज कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर असाइनमेंट के स्टेप्स कैसे अप्लाई करने हैं उसके बारे में जान रहे हैं। असाइनमेंट में क्या करना है, ये आपके असाइनमेंट के स्टेप्स आ गए। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, लोकेट एनी रो और कॉलम। आई एम नॉट टेलिंग यू कि या तो रो या तो कॉलम के भी सिर्फ रो या सिर्फ कॉलम, या तो कोई रो या कोई कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल जीरो, राइट।
पहले तो आपको कोई एक ऐसी रो या कॉलम आइडेंटिफाई करना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो हो, राइट, जहां पर हमारे पास एक जीरो हो, कोई भी ऐसा रो या कॉलम। तो अब देखते हैं, हम अपने आंसर में देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा है हमारे पास। तो जब हम यहाँ आते हैं अपने आंसर की तरफ, तो मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम एंड लाइन ऑपरेशंस बेटा ये है। अब आप मुझे बता सकते हो बेटा, कौन बताएगा कौन सी रो में या कौन से कॉलम में सिर्फ एक जीरो है? सर W और X कॉलम में एक ही जीरो है। राइट, तो एक तो W और X कॉलम में एक ही जीरो है, इसके अलावा किसी रो में भी कोई एक ही जीरो है क्या? नो नो यस सर। सर, एक रो R में। आर में है। आर में यस सर, एक आर single में है zero सर। है। राइट, ठीक है, हमारे को पता चल गया कि ये दो कॉलम है और एक रो है जिसमें सिर्फ एक ही जीरो है। अच्छा चलो ठीक है, अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या कहता है? कहता है अगला स्टेप ये कहता है कि आपको इसे असाइन करना है, मेक इट असाइन बाय पुटिंग अ बॉक्स ओवर इट, राइट, इसको असाइन कर देना है आपने, मेक इट असाइन बाय पुटिंग अ बॉक्स ओवर इट। इनमें से कोई भी एक ले लो, ठीक है, जो भी आपका मन कर रहा है उसको ले लो, कोई भी एक, राइट, जो भी आपका को ठीक लग रहा है, क्योंकि हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पर, राइट, इन तीनों में से जो भी आपको ठीक लग रहा है वो हम ले लेते हैं और उसमें एक बॉक्स डाल करके इसे असाइन कर देते हैं। जैसे मैं पहला वाले ही ले लेता हूँ, कॉलम W में एक जीरो है, इसमें इस तरह का बॉक्स डालना है, ठीक है, ऐसे बॉक्स डालना है और इसे असाइन करना है। इस असाइनमेंट का मतलब क्या है कि हमने जॉब W को ऑपरेटर S को एलोकेट कर दिया, राइट, ठीक है, इस असाइनमेंट का मतलब क्या है कि हमने ऑपरेटर W को ऑपरेटर S को जॉब W एलोकेट कर दिया, राइट, समझ गए बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया कि जी अच्छा एक कोई एक आइडेंटिफाई कर लिया, उसको कर लिया। अब क्या करें, अब क्या करें, तो इसके लिए हम अगला स्टेप पढ़ते हैं कि जी एक तो था जी, एक सिंगल जीरो वाली तीन लाइनें मिली थी, फिर मेक इट किसी एक को चूज किया हमने, असाइन कर दिया। कहता है ऑल कैंसल ऑल द जीरोस in any row or column corresponding to this assigned cell। जिस सेल को आपने असाइन किया है उस सेल के आसपास अगर कोई जीरो दिख रहा है आमने सामने, तो उसको क्रॉस कर दो, कट कर दो, राइट। अब ये क्या खेल है कि जी ठीक है, हम कहेंगे कि जी ये W में तो एक ही जीरो था कॉलम में, आसपास जीरो कहाँ से दिखेगा? W को तो हमने आइडेंटिफाई किया था कि जी इसमें एक ही जीरो है, बट कॉलम W में एक जीरो था, अग्रीड, बट इस जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग रो है S, और इस S में बेटा यू कैन सी के दो जीरो और हैं, राइट, ठीक है। तो अगर आपने कॉलम वाइज एलोकेशन किया है तो इट मे बी पॉसिबल कि रो में आसपास जीरो हो, तो आपको क्या करना है, इसे कैंसिल कर देना है, ये ऐसे करके कैंसिल कर देना है। कैंसिलेशन का मतलब क्या है, क्योंकि हमारी प्री कंडीशन थी कि 1 to 1 का रिलेशनशिप रखना है, तो जब मैंने जॉब W ऑपरेटर S को एलोकेट कर दी, दैट मीन्स जो ऑपरेटर S will not be capable of doing job Y and Z or any other job, ठीक है, कि ऑपरेटर S कोई भी जॉब और नहीं करेगा क्योंकि इसको मैंने जॉब W एलोकेट कर दी, और ऐसे ही जॉब W और किसी को एलोकेट भी नहीं की जाएगी, राइट। तो जीरोस जो हैं, अभी थोड़े टाइम के लिए मैं आपको जीरो का मतलब बता देता हूँ। जीरो का मतलब है, जीरो जहां जहां जीरो है मीन्स के वहां सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, वहां सोल्यूशन हो सकता है। क्यों हो सकता है उसकी बात हम करेंगे, जहां जहां जीरो है वहां सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। और अगर सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी बनती है तो जब हमने एक पॉसिबिलिटी को चूज कर लिया है तो दूसरी पॉसिबिलिटीज को कैंसिल कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 to 1 का रिलेशनशिप मेंटेन करना है, राइट। यहाँ तक समझ गए? यस सर। ठीक है, यहाँ यस तक हो सर। गया, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि जी ये है कि जी हमने ये किया, और हमने क्या किया, मैं रिपीट करता हूँ स्टेप्स को। सबसे पहले कोई एक कॉलम या रो लिया जिसमें सिंगल जीरो था, उस सिंगल जीरो को असाइन किया एक बॉक्स लगा करके, और बॉक्स लगाने के बाद हमने क्या किया, आसपास जितने भी जीरो थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में उन्हें कैंसिल कर दिया। लास्ट स्टेप है, रिपीट द अबाउट स्टेप्स विद द रिमेनिंग सेल्स until the complete assignment is over। यानी कि इन स्टेप्स को आपको क्या करना है बेटा, इन स्टेप्स को आपको रिपीट करना है, रिपीट करना है जब तक सारी एलोकेशन कंप्लीट ना हो जाए, राइट। तो अब रिपीट करते हैं, आप फिर से देखते हैं बाकी बच्चों के लिए कि जी कहाँ कहाँ एक जीरो है।
तो हमारे पास x में तो एक 0 दिख ही रहा था, है ना, यस राइट। सर। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर X को q यहाँ को पे एलोकेट कर सकते हैं, राइट। x को q दे दिया, 0 काट देंगे Z वाला। ठीक है, z वाला 0 काट देंगे। उसके बाद हमारे पास एक सिंगल 0 यहाँ पर, अब यहाँ y में भी एक सिंगल 0 बच रहा है, तो हम इसे एलोकेट कर देते हैं, वो ये वाला लगा 0 काट देंगे, और बचा खुचा यही बचा है तो ये एलोकेट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब अब हमारी एलोकेशन कंप्लीट हो गई, यानी कि जॉब W कौन करेगा, ऑपरेटर S, जॉब X करेगा ऑपरेटर Q, जॉब Y करेगा हमारा ऑपरेटर ऑपरेटर P P, और जॉब Z करेगा ऑपरेटर R। R, आर। राइट, यस ठीक यस है। सर, तो यहाँ तक समझ आ गया। यस यस सर। Yes sir। ये बच्चे मैंने मतलब ये नीचे इस तरीके से कर रखा है, ये सोल्यूशन ही है, क्योंकि मैंने ऊपर लाइन ऑपरेशंस में लाइन मिटा के आपको रिपीट करके दिखाया था ताकि समझ जाओ। तो ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद बेटा आपको ना सोल्यूशन देना है अपना, ठीक है, क्योंकि ये काम किया है तो आपको सोल्यूशन देना है, और वो सोल्यूशन क्या होगा, इस फॉर्म में, जिसको हम बोलेंगे असाइनमेंट शेड्यूल, कि जी कौन सा ऑपरेटर कौन सी जॉब कर रहा है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और टाइम लिखना है यहाँ पर। टाइम कहाँ से देख करके लिखना है, अपने क्वेश्चन में, है ना, ओरिजिनल मैट्रिक्स में से देख करके लिखना है, राइट। तो जैसे हमने P को Y जॉब एलोकेट किया, तो हमें याद है कि हमने P को Y एलोकेट किया है, तो बच्चे P को Y एलोकेट किया है तो इसमें कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स, ठीक है, आई एम सॉरी, P को Y 10 जॉब मिनट। 10 मिनट्स, 10 राइट। minutes। तो 10 मिनट्स हमने यहाँ असाइनमेंट शेड्यूल में लिख दिया, ठीक है। यस सर। ऐसे ही Q को X एलोकेट किया है तो Q को X एलोकेट करते 12 टाइम minutes। 12 मिनट्स, R को Z दिया है तो R को Z 4 एलोकेट minutes। करते टाइम 4 4। मिनट्स, और S को W दिया है देन 8 मिनट्स, 8। राइट। टोटल करके दिखा देंगे कि 34 मिनट्स में चारों लोग चारों जॉब्स कंप्लीट कर देंगे अगर एलोकेशन ऐसे की जाए, ठीक है। अब आपके लिए टास्क है कि आप कोई और एलोकेशन करके देखना, देन यू विल फाइंड कि 34 मिनट से ज्यादा ही लगेंगे, राइट, ठीक है। हैंस हम ये कह सकते हैं कि असाइनमेंट टेक्निक से हम बेस्ट आंसर को बिना दिमाग लगाए सिर्फ कुछ स्टेप्स को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। दिस वे असाइनमेंट टेक्निक हेल्प्स अस, राइट, समझ गए यहाँ तक। यस सर। तो आई होप कि आपको आज असाइनमेंट के पूरे स्टेप समझ में आ गए हैं, ठीक है। बस लास्ट में एक समरी ले लेते हैं कि असाइनमेंट कब अप्लाई करना है, जब हमारे को रिसोर्स की एलोकेशन हो, रिसोर्स की एलोकेशन में जो काम होगा वो हमारे पास वर्क एलोकेशन का होगा, वर्क एलोकेशन करते टाइम 1 to 1 का रिलेशनशिप मेंटेन करना नेसेसरी है। पहला स्टेप है कि आपको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होनी चाहिए, सिंपल के लिए यस, देन बैलेंस्ड होनी चाहिए यस, फिर आपको इनिशियल सोल्यूशन लाने के लिए हर एक रो और कॉलम में 0 रखना है, जिसके लिए रो और कॉलम ऑपरेशंस हैं। देन रो और कॉलम ऑपरेशंस करने के बाद आपको लाइन ऑपरेशंस करने हैं, जहां पर आपको नंबर ऑफ लाइंस ऐसे खींचनी है कि कम से कम हो और सारे जीरोस कट हो जाएं, और फिर चेक करना है कि क्या नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर बनी है। अगर बनी है तो आप सिर्फ असाइन करेंगे, फाइनल सोल्यूशन निकालेंगे, असाइनमेंट शेड्यूल बनाएंगे और अपना आंसर दे देंगे।